11 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक जजमेंट दिया था। शायद आप समझ गए होंगे कि इस वीडियो में हम आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन वाले केस की ही जजमेंट की बात कर रहे हैं और कैसे सुप्रीम कोर्ट की 5 जज बेंच विच कंसिस्टेड ऑफ CJI DY चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, BR गवई एंड सूर्यकांत ने यूनानिमसली इस एब्रोगेशन के फैसले को अपहेल्ड किया है। जहां सेंटर तो इस फैसले से बहुत खुश नजर आई ही है, वहीं पिटिशनर्स की साइड बहुत निराश दिखी है। आपको ध्यान ही होगा कि पिटिशनर्स की ओर से मौजूद सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने इस जजमेंट के पहले ही एक्स में पोस्ट करते हुए कह दिया था, Some battles are fought to be lost. The right and wrong of institutional actions will be debated for years to come. हालांकि इन सब के बीच में एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी आ रहा है कि शायद सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट कुछ ज्यादा ही जल्दी दे दिया है और कई इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट पे विचार नहीं किया है और कैसे सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आने वाले दिनों में इंडिया के फेडरलिज्म को टारगेट कर सकता है, जो कि हमारे देश का एक बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। हम इस वीडियो में आज देखेंगे। जैसा कि हम सभी को मालूम है, यूनियन गवर्नमेंट ने बहुत ही चेंजेस जम्मू एंड कश्मीर में उस दौरान किए थे जब वहाँ आर्टिकल 356 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत प्रेसिडेंट्स रूल लगाया गया था। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दे कि एक स्टेट में प्रेसिडेंट्स रूल तब लगता है जब वहाँ की कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी अच्छे से ना काम करे और फेल कर जाए। जम्मू और कश्मीर में लगाए प्रेसिडेंट्स रूल के अंडर यूनियन गवर्नमेंट ने आर्टिकल 370 को रिमूव कर दिया, लद्दाख को सेपरेट कर दिया और इसी के साथ स्टेट को यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट करने का फैसला लिया था। एडिशनली, द प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन सस्पेंडेड द ऑपरेशन ऑफ द प्रोविजंस टू आर्टिकल 3 व्हिच मैंडेटेड द कंकरेंस ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर असेंबली टू पास अ रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। और इसका कंसिक्वेंस ये हुआ कि प्रेसिडेंट्स रूल के अंडर पार्लियामेंट के पास इतनी पावर्स आ गई कि वे जम्मू और कश्मीर को टुकड़ों में बांटकर उसे डाउनग्रेड करते हुए एक यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसमें उन्हें जम्मू और कश्मीर के इलेक्टेड बॉडी की भी राय लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि पिटिशनर्स का मेन पॉइंट ऑफ आर्गुमेंट ये भी था कि यूनियन गवर्नमेंट प्रेसिडेंट्स रूल का गलत इस्तेमाल करके किसी स्टेट में इतने ड्रास्टिक और इरिवर्सिबल चेंजेस नहीं ला सकती है। ये विवाद इसलिए भी उठा क्योंकि आर्टिकल 356 को सिर्फ इमरजेंसी के मामलों में यूज किया जाता है एंड इज डिजाइन्ड फॉर यूज सोनली इन एक्सेप्शनल circumstances to reinstate democracy in a state facing a breakdown of the constitutional machinery। और इसी के तहत पिटिशनर्स का इस मामले में क्वेश्चन ये था, how can this emergency provision be employed to fundamentally alter the nature of the state। हालांकि आपको सुनकर काफी हैरानी होगी कि सुप्रीम कोर्ट बेंच ने पिटिशनर्स द्वारा उठाए गए इस सवाल को बहुत कंसिडर भी किया था कि क्या प्रेसिडेंट्स रूल के प्रोविजन को इस्तेमाल करके यूनियन अपनी मनमानी कर सकती है। हालांकि इस सवाल में इतने पोटेंशियल को एक्नॉलेज करने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट बेंच ने सोचा नहीं कि इस आर्गुमेंट को इग्नोर करने का भी कंसिक्वेंस क्या होगा। स्ट्रेंथनिंग द यूनियंस पावर टू मेक फंडामेंटल चेंजेस टू अ स्टेट यूजिंग द एवेन्यू ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल। प्रेसिडेंट्स रूल के रिस्पेक्ट में जजमेंट देते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने कहा, द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट एंड पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट envisaged in the article is to restore the functioning of the constitutional machinery in the state. Legislative and executive action has to bear a proximate relationship to the object and purpose underlying the suspension of the constitutional machinery in the state। CJI ने ये तो एक्सेप्ट किया कि आर्टिकल 356 को बस उस केस में यूज करना चाहिए जब गवर्नेंस में मजबूरियां पैदा हो और बस डे टू डे फंक्शंस ही इस आर्टिकल के तहत यूज होने चाहिए, वो भी कुछ समय तक जब तक कि स्टेट मशीनरी वापस से ठीक नहीं हो जाती। हालांकि इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोविजन का लिटरल रीडिंग अडॉप्ट करते हुए पिटिशनर्स की क्लेम को खारिज कर दिया था। While the Constitution does empower the Union Government and Parliament to act on behalf of the state during the President's Rule, बेंच के सामने क्वेश्चन ये था कि कैसे प्रेसिडेंट्स रूल के अंडर यूनियन को अनलिमिटेड पावर्स नहीं मिलनी चाहिए थी और कैसे इन पावर्स को एक लिमिटेड फॉर्म में यूज करना चाहिए था। और तो और अगर एक प्रेसिडेंट्स रूल का मेन गोल ये है कि कैसे उस स्टेट में माहौल वापस से ठीक किया जाए और कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी में सुधार लाया जाए, तो वो एक स्टेटहुड को रिमूव करके कैसे अचीव होगी। आपको बता दे कि इन द SR Bonmai केस द कोर्ट डेमोन्स्ट्रेटेड astute wisdom by imposing certain limitations on the imposition of the president's rule। ये समझते हुए कि कोई भी अनचेक्ड पावर्स हमारे सोसाइटी में कितना गंदा इम्पैक्ट डाल सकती है। इस केस में इम्प्लाइड लिमिटेशन को लागू किया गया, पर वहीं आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट बेंच द्वारा ये सब बातें कंसिडर भी नहीं की गई और पूरा जजमेंट एक बहुत ही फ्लिम्जी एक्सक्यूज पर बेस्ड था, ऐसा प्रतीत हुआ है। चैलेंजिंग द एक्सरसाइज ऑफ power on the ground of irreversibility would open the way for challenging everyday administrative actions against which we have cautioned above. Hence, we cannot accept
accept the proposition which has been urged on behalf of the petitioners that the exercise of power by the President under Article 356 of the Constitution can be challenged on the ground that it has given rise to irreversible consequences। ऐसा लग रहा है कि शायद सुप्रीम कोर्ट पेटिशनर्स के उस क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाई कि प्रेसिडेंट्स रूल के अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स के अलावा यूनियन गवर्नमेंट ने बहुत फंडामेंटल चेंजेस किए हैं जो उनके पास करने का अधिकार नहीं था। ये तो बात हो गई प्रेसिडेंट्स रूल की, और अब बात करते हैं जम्मू और कश्मीर को यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट करने की। जैसे कि आपको पता होगा, अपने जजमेंट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने ये बात क्लियर ही नहीं की कि क्या पार्लियामेंट आर्टिकल 3 के तहत एक स्टेट को यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर सकता है या नहीं, और इस इशू को अवॉइड करने में जुडिशरी ने खुद के पावर्स को एब्डिकेट कर दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने इस क्वेश्चन पर जवाब देने से क्यों इनकार कर दिया। तो असल में हुआ यूं कि यूनियन ने बेंच को ये आश्वासन दिया था कि वे जल्द ही से जल्द जम्मू और कश्मीर में स्टेटहुड को रिस्टोर कर देंगे। हालांकि फिर ये सवाल उठता है कि हाउ कैन एन एम्प्टी प्रॉमिस मेड बाय द गवर्नमेंट विदाउट एनी बाइंडिंग कमिटमेंट obviate द नीड फॉर अ जुडिशियल डिटर्मिनेशन ऑन अ सब्सटेंटिव इशू। हालांकि अब जो भी हुआ हो, सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट से एक प्रेसिडेंट तो सेट हो चुकी है, और आए दिन शायद कोई फ्यूचर गवर्नमेंट इस पावर का मिसयूज करके कुछ भी लॉस बना सकेगी जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट भी हो सकता है और स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ भी। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि पार्लियामेंट स्टेट में से यूनियन टेरिटरी बना सकती है आर्टिकल 3 के टेक्सचुअल रीडिंग द्वारा बैक किया गया था, और तो और एक जजमेंट के बेसिस पर था। इन बाबूलाल पराटे वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, इट वाज फाउंड दैट द व्यूज ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर रिगार्डिंग द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ दैट स्टेट वर नॉट बाइंडिंग ऑन द पार्लियामेंट। हालांकि अगर इन दोनों को एक साथ पढ़ा जाए तो बहुत ही दिक्कतें पैदा हो जाती है, क्योंकि फिर ये कहा जा सकता है कि प्रेसिडेंट्स रूल के अंडर एक स्टेट को आराम से यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट किया जा सकता है, वो भी उस स्टेट के विशेष के खिलाफ। इस पॉइंट पर सीनियर जज जस्टिस एस.के. कौल ने अपने सेपरेट जजमेंट में लोगों को एक वार्निंग दी है एंड स्टेटेड, conversion of a state into union territory has grave consequences. Amongst others, it denies the citizens of the state an elected state government and impinges on federalism. Conversion creation of a union territory from a state has to be justified by giving very strong and cogent grounds. It must be in strict compliance with Article 3 of the Constitution of India. Overall तो यही लग रहा है कि यूनियन द्वारा इस एब्रोगेशन को अपहेल्ड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट बेंच ने एक बहुत ही नैरो इंटरप्रिटेशन एक्सेप्ट किया है, जो आगे जाकर इंडिया की फेडरलिज्म को हार्म कर सकता है। देखना अब ये है कि आने वाले दिनों में इंडिया में क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इस न्यूज अपडेट से जुड़े रहने के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।